नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित नई हिंदी की कक्षा 5वीं की किताब वीणा के पाठ 1 किरण के बारे में। इस वीडियो में हम इस पाठ के कवि निरंकार देव सेवक के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। किरण कविता को पढ़ेंगे, इसके अर्थों पर चर्चा करेंगे, शब्दार्थ देखेंगे और इसमें निहित प्रश्न और उत्तर के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। पाठ का नाम है किरण और इसके जो कवि हैं उनका नाम है निरंकार देव सेवक। निरंकार देव सेवक का जीवन परिचय हम सबसे पहले देखेंगे, जानेंगे उनके बारे में। बताया जाता है कि निरंकार देव सेवक का जन्म 18 जनवरी सन 1919 में बरेली के सैदपुरिया मोहल्ले के राम भरोसे लाल और किशोरी देवी के यहाँ हुआ था। निरंकार देव सेवक के पिता राम भरोसे लाल भी एक कवि थे और सेवक उपनाम से कविता लिखते थे। अपने कैरियर की शुरुआत में निरंकार देव सेवक ने एक अध्यापक के रूप में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण उन्होंने पढ़ाना छोड़कर वकालत का पेशा अपना लिया और बरेली के नंबर 1 के वकीलों में गिना जाने लगे। सेवक जी का पहला विवाह 1940 ईस्वी में हुआ था और उनकी पत्नी का नाम सरला था। दोबारा 1950 में उनका विवाह शकुंतला नाम की महिला से हुआ। आगे चलकर मानसिकता या मानसिक विक्षिप्तता के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली, शकुंतला ने। फिर 1952 में ग्वालियर की सरन माथुर के साथ इनका तीसरा विवाह हुआ। सरन माथुर उस समय आगरा के दयाल बाग में अध्यापिका थी और उस जमाने में एमए बीएड थी। निरंकार देव सेवक का जीवन बेहद सादा था। वह सुबह 5 बजे उठ जाया करते थे। वह घर में 14 अखबारों को मंगवाते थे। फिर अखबारों को पढ़ने का सिलसिला शुरू होता। केवल जीने के लिए एक रोटी सुबह और एक रोटी शाम को खाना था, जिसका उनके जीवन में और कोई स्वाद नहीं था। आधी कटोरी दही में आधी ही कटोरी चीनी डालकर खाते थे। लिखना पढ़ना ही उनके लिए सर्वोपरि था, सबसे जरूरी था। दिन रात लिखते रहना और लिखने के लिए विचार में डूबे रहना, विचार मग्न रहना, यही उनका काम था। शुरू में उन्होंने कई तरह की कविताएं लिखी, पर बाद में वे सिर्फ बाल कविताएं ही लिखने लगे, यानी बच्चों के लिए कविताएं लिखने लगे। साथ ही बरेली से प्रकाशित अखबार, एक अखबार छपता था अमर उजाला, के लिए संपादकीय रोज लिखते थे। सेवक जी बाल मनोविज्ञान के बहुत गहरे जानकार थे। जाति, धर्म, आडंबरों की बेड़ियों को तोड़ते हुए बच्चों के भीतर अपनी रचनाओं के माध्यम से नई चेतना, समझ और सोच को विकसित करने का काम करते थे। उनका मानना था कि चमत्कार, धर्म, रूढ़ियां बच्चों के वैज्ञानिक विकास में रोड़ा बन जाती हैं। तो ये था इनका जीवन परिचय। आइए देखते हैं अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हुई हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें बच्चों के लिए जर्मनी की लोक कथाएं, फ्रांस की लोक कथाएं, जापान की लोक कथाएं, रूस की लोक कथाएं लिखी, जो 1962 में छपी थी। वीरों के गीत, महापुरुषों के गीत, ईशप के गीत, गाथाएं, फूलों के गीत, चाचा नेहरू के गीत, बिल्लो के गीत, सोनू के गीत, नन्हे मुन्ने गीत जैसे संग्रह भी इन्होंने निकाले थे। इसके अलावा पौराणिक बाल कथाएं, टाइम टू राइम, दूध जलेबी, रिमझिम सहित इनके 36 संग्रह, यानी इन कविताओं के, कहानियों के संग्रह छपे थे, इनकी किताबें छपी थी। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वीणा, इसमें इनकी एक कविता छपी है जिसका नाम है किरण। आप यहां देखिए, ये पहला पाठ है जहां पर किरण कविता लिखी गई है। तो आइए एक बार हम इस कविता को खूब ध्यान से लय ताल में पढ़ते हैं।
कविता इस प्रकार है। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूं, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूं। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूं, और वहां शाम हो जाती है तो लौट यहां फिर आती हूं। ये कविता है। इसे आप ऐसे ही उतार चढ़ाव के साथ ही याद करें और बार बार गुनगुनाएं। आइए अब देखते हैं इसमें कुछ शब्द जो थोड़े से कठिन समझ में आते हैं वे इस प्रकार हैं और उनका अर्थ यहां पर है। किरण का अर्थ आप लोग जानते हैं, किरण या सूरज का प्रकाश होता है। चल दी का अर्थ होता है चली गई। सुख का अर्थ होता है आनंद, मजा। कथाएं कहानियों को कहते हैं। देर का अर्थ होता है विलंब या लेट हो जाना। दुनिया का अर्थ आप जानते ही हैं, संसार होता है। और लौट या लौटना का अर्थ होता है वापस आना। तो ये रहे कुछ शब्दार्थ जो थोड़े से कठिन समझ में आते हैं, बाकी तो सारे शब्दार्थ बहुत आसान हैं। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं बातचीत के लिए इसमें पहला विभाग है प्रश्न का, और हम उस प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई? इसमें बातचीत करनी है तो सारे बच्चों को अपने अध्यापक से इन प्रश्नों पर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है कि जब सुबह होती है तो हर तरफ उजाला फैल जाता है और चिड़िया चहचहाने लगती हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि सुबह हो गई। इसी में दूसरा प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूरज के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? और इसका उत्तर क्या हो सकता है, देखते हैं। इसका उत्तर है, संसार में ऐसे बहुत से कार्य हैं जो सूरज के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। जैसे सूरज का प्रकाश नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगा, चिड़ियां नहीं चहचहाएंगी, फूलों का खिलना, पेड़ों का बड़ा होना, पशु पक्षियों का जागना और अपने भोजन की खोज करना आदि, ये सब कार्य सूरज के प्रकाश में होते हैं। और सूरज का प्रकाश नहीं होगा तो ये सब काम नहीं हो सकते। आइए इसी में तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है कि सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अच्छा लगता है और क्यों? यानी सुबह और शाम में से आप किसे पसंद करते हैं और जिसे पसंद करते हैं उसे क्यों पसंद करते हैं? तो इसका सबका अपना उत्तर हो सकता है। मुझे अगर लिखना होता तो मैं क्या लिखता कि मुझे सुबह का समय अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह के समय ठंडी और ताजी हवा बहती है। सुबह के समय ही फूल खिलते हैं और चिड़िया चहचहाती हैं। सुबह के समय शरीर थकान से मुक्त रहता है और मन प्रसन्न रहता है, इसलिए मुझे सुबह का समय अच्छा लगता है। तो ये था बातचीत के लिए इस विभाग के अंतर्गत 3 प्रश्न। आइए अब अगले विभाग में चलते हैं और जिसका नाम है पाठ से। और यहां एक निर्देश लिखा गया है कि सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। किरण कहां से आई थी? सूरज से। तो चित्र किसका बनाना है? सूरज का, स्टार का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है? और इसके लिए हमें मिलेंगे 4 विकल्प। पहला विकल्प है सोते बच्चों को जगाना, दूसरा खेलते बच्चों को सुलाना, तीसरा बच्चों के साथ खेलना और चौथा परिकथाएं पढ़ना पढ़ाना। गेस करिए इसका उत्तर क्या होगा कि किरण के अनुसार वह सबसे जरूरी, सबसे मुख्य काम कौन सा करती है? ठीक है, हम बताते हैं। वह करती है बच्चों को जगाना, और हम इसी के आगे स्टार लगाएंगे, सूरज का चित्र बनाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है
कि बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई। कविता में आपने पढ़ा ना कि उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आई और परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बहुत देर में सो पाई। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए क्या विकल्प दिए गए हैं। पहला है क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वह घूमने गई थी। तो देर से रात में वो सोई थी, तो क्यों सोई थी देर से? क्योंकि वह हाँ पढ़ रही थी। बहुत अच्छे। आइए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। और तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी। इसके लिए विकल्प हैं, वह सो रही थी, वह खेल रही थी, वह गीत गा रही थी और वह पढ़ लिख रही थी। तो बताइए वो क्या कर रही थी? वह सो रही थी। बहुत अच्छे। आइए अब पार्ट से में यह विभाग खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे विभाग में, जिसका नाम है सोचिए और लिखिए। इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वह है कि किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी। सोचना है और लिखना है। आप अपने मन से भी लिखिए, न समझ में आए तो जो मैं बता रहा हूं वो लिखिए। यहां पर देखिए इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि किरण यानी सूरज का प्रकाश कभी खत्म नहीं होती। जब धरती के एक ओर अंधेरा होता है तो दूसरी ओर उजाला होता है। यही कारण है कि किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात कही होगी, क्योंकि जब यहाँ के बच्चे सो जाते हैं तब किरण पृथ्वी के दूसरे हिस्से में जाती है जहां सुबह होती है, और वहां सोए बच्चों को जगाकर जब वहां शाम होती है तो फिर लौट आती है। आपने भी यही सोचा था ना? मुझे पता था। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि वहां शाम, कविता की लाइन है कि वहां शाम हो जाती है तो लौट यहां फिर आती हूं। अब कह रहे हैं कि उपरयुक्त पंक्तियों में, माने इन दोनों पंक्तियों में वहां और यहां शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो आपको पता ही चल गया होगा, दुनिया की बात चल रही है। लेकिन देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों में किरण ने वहां शब्द दूसरी दुनिया और यहां शब्द इस दुनिया के लिए प्रयोग किए हैं। आइए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो हम क्या क्या कर सकते हैं प्रकृति के लिए? हम कर सकते हैं, हम प्रकृति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ों को ना काटें, जरूरत के हिसाब से पानी इस्तेमाल करें, पानी का संरक्षण करें, नदियों को दूषित न करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। यह सब हम प्रकृति के लिए कर सकते हैं। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और चौथे प्रश्न में पूछा गया है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए, यानी वे पंक्तियां खोजकर लिखनी है जिसमें यह पता चले कि किरण उस बालिका के साथ, जिस बालिका से किरण बात कर रही है या बालिका किरण से बात कर रही है, वो दोनों एक साथ रहते हैं पूरे दिन। तो इसमें हम कौन सी पंक्तियां लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे वे पंक्तियां हैं, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। इसमें पता चल रहा है ना कि कल पूरे दिन शाम तक खूब खेल खेली थी और जब वो चली गई सोने तो फिर ये अकेली रह गई। तो यहां खत्म होता है सोचिए और लिखिए विभाग। आइए बढ़ते हैं अब नए विभाग की ओर, और जिसका नाम है समझ और अनुभव। इसमें पहला प्रश्न है, कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूं, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूं। अब बेचारी किरण कितना परिश्रम करती है,
यहां से वहां, नियत माने एकदम निश्चित समय पर, फिक्स टाइम पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ना। सब लोग अपने आसपास देखते होंगे कौन कौन मेहनत का काम करता है। तो इस उत्तर को लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इस प्रकार कि हमें अपने आसपास सड़क तथा घर बनाने वाले मजदूर, विद्यालय में माली, शिक्षक, अस्पताल में डॉक्टर परिश्रम करते दिखाई देते हैं। हमारी माताजी और पिताजी भी घर में परिश्रम करते दिखाई देते हैं। आइए बढ़ते हैं अब इसी विभाग में दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। आप उनके लिए क्या क्या करते हैं यह भी लिखिए। तो आप सभी को पता है कौन आपको सुबह सुबह जगाता है, उठो जल्दी स्कूल जाना है। मम्मी पापा ना। चलिए इसका उत्तर लिखेंगे, किरण की भांति हमें हमारे माता पिता जगाते हैं। हम अपने दोस्तों, मित्रों के साथ तथा भाई बहनों के साथ खेलते हैं। हमारा परिवार तथा अध्यापक अध्यापिका हमें प्रोत्साहित करते हैं और जो वो हमें आज्ञा देते हैं हम वो सारा कार्य उनके लिए करने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। यानी हमें कोई ऐसा त्योहार बताना है जिसमें कि उस त्योहार का निर्धारण सूरज को देख करके होता हो, चांद को देख करके होता हो। तो इस ऐसे बहुत सारे त्योहार, भारत एकदम त्योहारों का देश है, बहुत सारे त्योहार हैं। चांद पर देखिए एक ईद त्योहार मनाई जाती है, चांद पर ही दिवाली मनाई जाती है, चांद पर ही होली मनाई जाती है। तो हम किसी एक को लिख सकते हैं जो हमें पसंद आए। तो चलिए मैं बताता हूं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश क्या, ये लगभग सभी प्रदेश में आप अपने प्रदेश का नाम लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चांद से जुड़ा त्योहार होली है, जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह रंगों का त्योहार है। इस दिन सभी के घरों में विशेष पूजा पाठ होता है और कई तरह के पकवान भी बनते हैं। आगे देखिए, नया विभाग आ गया, इसका नाम है अनुमान और कल्पना। और देखते हैं इसमें हमें क्या अनुमान लगाना है और कौन सी कल्पना करनी है। पहला प्रश्न है, यदि किरण कभी न आए न जाए तो क्या होगा? बहुत खतरनाक प्रश्न है कि कभी उजाला हो ही ना तो क्या होगा। कोई बात नहीं, लिखते हैं इसका भी उत्तर। यदि नहीं किरण आएगी जाएगी तो ये होगा कि यदि किरण कभी ना आए कभी ना जाए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रकृति के लिए दिन और रात दोनों जरूरी होते हैं जो किरण के कारण होते हैं। दिन में सभी कार्यों की शुरुआत होती है, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाते हैं। सभी जीव जंतु अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र पर जाते हैं और संध्या को सब अपने घर, यानी जब किरण अपने घर जाती है तो सारे लोग भी अपने घर लौटकर विश्राम करते हैं। आइए देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को। और दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे? ऐसे तो सबका उत्तर बहुत अलग अलग हो सकता है। कोई मंगल पर जाना चाहता होगा, कोई केवल अंतरिक्ष में जाना चाहता होगा, कोई सूरज पर ही जाना चाहता होगा, कोई चांद पे भी जाना चाहता होगा। तो कविता में चांद की बात की गई है, तो चलिए हम अपने उत्तर में चांद पर चलते हैं। तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि मैं किरण के साथ चांद पर जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे चंद्रमा बहुत सुंदर और चमकीला दिखता है। मैं उसे पास से देखना चाहता हूं, इसलिए जाना चाहता हूं। और इसी तरह तीसरा प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। अब यहां शाम के लिए हम संध्या, सांझ,
सायं जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, या मिलते जुलते समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को का प्रयोग करते हैं। और ये जो शब्द मिलते जुलते हैं या समान अर्थ वाले होते हैं, ऐसे शब्दों को कहा जाता है समानार्थी शब्द। अब कह रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्दों में समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। पहले देखते हैं कौन कौन सा शब्द दिया गया है। अच्छा, नभ के आगे दिया है आकाश, अंबर और नभचर। हवा के आगे दिया गया है वायु, व्योम और पवन। पेड़ के आगे दिया गया है विशाल वृक्ष और तरु। फूल के आगे दिया गया है कुसुम, सरिता, सुमन। और दुनिया के आगे दिया है भूमि, संसार, विश्व। और हमें घेरा कहां बनाना है? जिसका अर्थ होता हो आकाश, अंबर, नभचर में से जिसका अर्थ नभ होता हो। तो हम पता लगाएं कि कौन सा नभ का पर्यायवाची है और कौन सा नभ का समानार्थी शब्द है। तो हमें पहले नभ के समानार्थी शब्द पर गोला बनाना है। तो आइए बनाते हैं गोला। देखते हैं कौन कौन सा शब्द है नभ का समानार्थी। तो नभ का समानार्थी है आकाश और अंबर। इसी तरह हवा का समानार्थी है वायु और पवन। पेड़ का समानार्थी है वृक्ष और तरु। इसी तरह फूल का समानार्थी है कुसुम और सुमन। और दुनिया का समानार्थी शब्द है संसार और विश्व। भाषा की बात में चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगले प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। पहले में हमने समान अर्थ वाले शब्दों को ढूंढा था, अब की बार हम विपरीत अर्थ वाले शब्दों को ढूंढेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा, जैसे ही शब्द आपके सामने आएंगे कि जिन शब्दों का विपरीत अर्थ हमें लिखना है वे लाल रंग से लिखे गए हैं और उनके विपरीत अर्थ भी लाल रंग से ही लिखे हुए हैं। जैसे मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, खाली स्थान है, आप पढ़ लेना। तो आज का विलोम लिखना है कल, कि मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना। इसी तरह मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई। तो आई का उल्टा, आई का विपरीत अर्थ है गई। तीसरे में देखेंगे कि वह खाली स्थान है, आया और शाम को चला गया। तो शाम का विलोम बताना है कि वह सुबह आया और शाम को चला गया। और मेरे जागने, और जागने का फिर विलोम लिखना है का समय निश्चित है। तो उत्तर में लिखेंगे मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है? तीसरा प्रश्न देखिए, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली खिल उठे पेड़ सब। कहते हैं अगर इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, उसमें लिखा जाए तो हम लिखेंगे कि चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी और हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी, कि जैसे वे प्रसन्नता से झूम उठे। अब दो पंक्तियों में इतना सारा हमने लिख दिया। कह रहे आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इन पंक्तियों को पढ़िए कि पंक्तियां हैं, चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। अब इसको हमें कविता में बदलना है, कविता के रूप में लिखना है। तो हम क्या लिख देंगे? चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। और फिर निर्देश दिया गया है कि आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। बात आप कहीं से ले लीजिए और उसे लिखने का प्रयास कीजिए। यदि लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? आइए देखते हैं उत्तर। हम लिख सकते हैं, एक बात लेते हैं सबसे पहले कि वर्षा अपने साथ जल लेकर आती है, जिससे चारों ओर शीतलता हो जाती है, सभी जीवों को अच्छी लगती है और सभी के मन में हर्षोल्लास भर देती है। अब इन पंक्तियों को अगर कविता के रूप में लिखना हो तो हम इस प्रकार लिखते हैं, वर्षा आई जल लाई, चारों ओर शीतलता छाई, वर्षा आई हर्षोल्लास लाई, सब जीवों को वह भाई माने अच्छी लगी। तो प्यारे बच्चों, ये था पहला पाठ किरण। किरण का वाचन, लेखक परिचय और प्रश्नों पर
चर्चा। तो अब यह पाठ यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इससे कुछ सीखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।